भविष्य का अमृत पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने प्राथमिक विवेचना के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भविष्य का अमृत को समझने की कोशिश की और 4 महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किया था, जिसमें से प्रथम 2 इस प्रकार है। पहला, शरीर या सूचना या दोनों के साथ अमर होना। दूसरा, अंतर्ग्रही या अंतरगैलेक्टिक यात्रा में बेहतर कौन, शरीर या विचार। पार्ट 2 में हम इन्हीं 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु था शरीर या सूचना या दोनों के साथ अमर रहना। चूंकि पदार्थ जगत नश्वर है, चाहे कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, जितना हाई मटेरियल होगा उतना लंबा चलेगा, लेकिन जितने भी जल जनित पदार्थ होंगे उनका क्षय और भी जल्दी होता है एवं सारे जीव जल जनित पदार्थ हैं। तो एक जीव के तौर पर मानव शरीर को अनंत काल तक सर्वाइव नहीं करा जा सकता। कितनी भी तरक्की करने के बाद लंबे समय तक इसे संभालना ज्यादा मुश्किल होगा। प्रक्रियागत समस्याएं इतनी ज्यादा होंगी कि जीवन के आनंद की बात तो भूल जाइए। उससे ज्यादा आसान होगा कि हम अपने विचारों के साथ किसी भी शरीर के साथ एडजस्ट कर लें, चाहे जैविक हो या अजैविक। यह ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम एक मकान शिफ्ट करते हैं या यात्रा के समय कोई वाहन चेंज करते हैं। एक और समस्या किसी दुर्घटना के समय आती है कि क्षतिग्रस्त पार्ट को दुरुस्त करना, संभालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम उसी क्षतिग्रस्त पार्ट को ज्यादा बेकार हो जाता है कैसे चेंज कर बाकी सलामत बचे पार्ट के साथ जाना पसंद करते हैं। और यह कहें कि हमें तो वही चकनाचूर टांग ही चाहिए, यानी अपनी मुश्किल और बढ़ा ले। यदि रिप्लेस करने की आसान तकनीक उपलब्ध है तो क्यों मुश्किल के साथ जिएं। अब तक इतनी तकनीक तो उपलब्ध हो ही गई है कि दिमाग को छोड़कर शरीर के हर पार्ट चेंज जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोग चेंज करवाते भी हैं। इससे भी यह बात साबित होती है कि अमूमन कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के साथ ही जाना पसंद करता है। शरीर के किसी बेकार पार्ट से लगाव नहीं रखता। किशोरावस्था आने पर बचपन के दांत स्वतः रिप्लेस हो जाते हैं। कोई उनको संभाल कर रखता है क्या? तभी नए दांत पाकर खुश हो जाते हैं। बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है। एक एक कर सारे दांत झड़ जाते हैं। उनको कोई संभाल कर रखता है क्या? सभी बड़े बुजुर्ग नए दांत के साथ जाना पसंद करते हैं। ये सभी अब तक के संभव उदाहरण हैं। लेकिन एक बार दिमाग या विचार डाउनलोड की क्षमता आ जाने पर कोई सड़ा गला पुराना शरीर रखना चाहेगा जब उसके पास नया शरीर के रूप में बेहतर विकल्प मौजूद हो। और यह भी कि चाहे जैविक शरीर या मैकेनिकल रोबोटिक शरीर समान फीचर के साथ समान रूप से उपलब्ध हो, ऑब्वियसली वह बेहतर विकल्प को चुनेगा। यदि ऐसा हो कि शरीर वही होगा, विचार बदल दिया जाए, तो इससे तो अपनी विशिष्ट पहचान ही मिट जाएगी। कोई यह भी कह सकता है कि विचार भी तो बदलते हैं, तो बंधु कोई छोटा सा वैचारिक अंश बदलता है, पूरा का पूरा जीवन वृत्त नहीं बदलता, जो जन्म के पहले से लेकर जन्म और मरण तक अपने संसार दर्शन एवं संसारिक अनुभव से बनता है। यदि किसी के विचार बदल दिए जाएं, तो यह बलात् कब्जा होगा, जो किसी और के विचार या आपके शरीर पर होगा। यदि ऐसा कोई स्वीकार करता है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। और दुनिया में ऐसा होता भी है। जैसे कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है तो वो अपने विचार नहीं चलाता, बल्कि एक एग्रीमेंट के तहत पैसे के बदले कंपनी के विचार के अनुरूप कार्य करता है। सेना में शामिल लोग भी ऐसा ही करते हैं, या तो पैसे के बदले या देश के स्वाभिमान के बदले अपनी सेवाएं देते हैं। कुल मिलाकर यही संदेश मिलता है कि वरीयता या श्रेष्ठता हमारे शरीर से कहीं ज्यादा हमारे विचार की होती है। शरीर तो एक ऐसी जगह है जहां हमारा दिमाग रहता है और दिमाग में विचार पनपता है। जीवन के शुरुआती दिनों में अब से पहले के लोगों द्वारा पनपाए विचार को सीखा या सिखाया जाता है, ताकि वहां से आगे के नए विचार पनपाए जा सके। अन्यथा हर बार जन्म के साथ इंसान जीने के विचार से ऊपर नहीं उठ पाएगा। फिर तो मानव सभ्यता इतनी तरक्की कर ही नहीं पाती।
अभी तक जानवरों की तरह जंगलों में ही भटकती रहती। जो लोग इसे सीखने की प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं वह आज भी जंगली जीवन जीने को मजबूर है और शिक्षित लोग उन्हें जंगली ही मानते हैं। यह भी एक विडंबना ही है कि एक तरफ नए ग्रह तलाशे जा रहे हैं ताकि धरती पर किसी बड़ी आफत से महफूज रह सकें और अपनी मानव सभ्यता को नष्ट होने से बचा सकें, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं शिक्षा का स्थान नहीं तलाश पाए हैं ताकि पहले से बेहतर हो सके। शायद शिक्षा के अभाव में उनकी सारी ख्वाहिशें जीवन जीने के संघर्ष तक ही सीमित रह गई है। सच भी है, बिना समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्ञान प्रवाह में बने रहना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर ही तो कोई देश विकसित राष्ट्र कहलाते हैं और कोई पिछड़ा या अविकसित। यही मानव दर्शन काम आता है। एक फिलॉसफर समुची दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। वह एक खुशहाल दुनिया की कल्पना करता है और उसके आधार पर खुशहाली का मार्ग बताता है जो बेहतर शिक्षा से ही संभव है। अगला है अंतर्ग्रही या अंतरगैलेक्टिक यात्रा में बेहतर कौन, शरीर या विचार। हमारा पूरा शरीर आंखों से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होता है। रात के घूप अंधेरे में आंख कहती है कुछ नहीं दिख रहा है, दिमाग कहता है कोई बात नहीं, हम हाथ और पैर से सेंस करके रास्ता ढूंढ लेंगे। आंख कहती है मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन पूरा शरीर कहता है मंद मंद हवा चल रही है। आंख कहती है बिल्कुल साफ सुथरा है, नाक कहती है नहीं उधर दुर्गंध आ रही है। हम जंगल पहाड़ों के बीच से कहीं जा रहे होते हैं, आंख कहती है उधर ठीक रास्ता दिख रहा है, आगे बढ़ो। कान कहता है कदापि नहीं, उधर से गोलियों की आवाज आ रही है, रास्ता खतरनाक है। दिमाग कहता है हाँ कान सही कह रहा है। तुम्हारे समझ में कान की बात नहीं आएगी। तुम्हें पहाड़ी के पार नहीं दिखता, तुम्हें नहीं पता कहाँ क्या चल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी इंद्रिय कोई जानकारी नहीं दे रही है। दिमाग पाँव को आदेश देता है उधर चलो। मन कहता है रुको, इधर सेफ नहीं लग रहा, इधर से चलो, इधर से ज्यादा सुरक्षित है, और दिमाग उधर जाने का आदेश दे देता है। इस पूरे शरीर का बॉस वही है जो विभिन्न सेंस ऑर्गन के सहारे हर स्थिति का जायजा लेता है और पूरे शरीर को जीवन भर सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि दिमाग शरीर के सबसे टॉप पर नाजुक एवं अति विशिष्ट मांस की जैविक संरचना है जिसे दिमाग कहते हैं। वहीं अनंत विचार पनपते और संग्रहित रहते हैं। जितना बड़ा संग्रहण उतना बड़ा अनुभव, और साथ में प्रकाश से गतिमान मन जो अपने अनुभव एवं जानकारी के आधार पर ब्रह्मांड व अंतरिक्ष के हर कोने का विश्लेषण कर पाता है। लेकिन विश्लेषण कितना सटीक है, जब तक सभी इंद्रियों की गवाही नहीं मिल जाती तब तक उसके प्रामाणिकता पर मुहर नहीं लगती। परंतु मन तो कहीं भी क्षण मात्र में पहुंच जाता है, जबकि सारे गवाहों को वहां पहुंचने में वर्षों लगते हैं। तब तक मन द्वारा सुझाई गई सारी विश्लेषणात्मक जानकारी संदिग्ध ही रहती है। इसी समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक तर्क रूपी गणित का सहारा लेकर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और बहुसंख्य वैज्ञानिकों को मानना पड़ जाता है कि वहां इन तर्कों के आधार पर अमुक सिद्धांत सही है। फिर भी अंतिम मुहर तभी लगती है जब प्रायोगिक परीक्षण में सफलता मिल जाती है। सर्न लेबोरेटरी ब्रह्मांड के सुदूर में घटित होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त प्रायोगिक परीक्षण करके सत्यता जांचने का प्रयास करती है कि अमुक सिद्धांतिक विश्लेषण में कितनी सत्यता है। इस प्रकार मन विचार की इतनी दूरदर्शिता एवं संवेदनशीलता के बावजूद कोई न कोई आकस्मिक दुर्घटना हो ही जाती है, तो शारीरिक दुर्घटना के चलते विचार पनपने की जगह तबाह हो जाती है। दूसरा यह कि जैविक शरीर की एक सीमा के कारण भी वह नष्ट हो जाता है, जिससे विचार पनपने की जगह तबाह हो जाती है। तो क्या इतने बहुमूल्य विचार यदि विकल्प मिल जाए तो शरीर से बंधे रहना जरूरी है? ऑब्वियसली नहीं। अंतर्ग्रही यात्राओं में एक और समस्या शरीर के अनुकूलन की आती है, जिसके बिना शरीर चल ही नहीं पाएगा। पूरी प्रकृति भी कुछ खास नियमों से ही पूरे मटेरियलिस्टिक ब्रह्मांड का संचालन करती है, लेकिन
कोई न कोई समस्या वहां भी आ ही जाती है, जिससे वहां भी दुर्घटना हो ही जाती है। अब तक के तकनीकी पहुंच के आधार पर वर्चुअली सिमुलेशन तकनीक संभव हो पाई है, तो क्या मटेरियलिस्टिक सिमुलेशन भी संभव हो पाएगा? 3D प्रिंटिंग उसका प्राथमिक प्रयोग माना जा सकता है, लेकिन क्या हमारी तकनीक वहां तक पहुंच पाएगी कि 3D सिमुलेशन भी संभव हो सके? यदि ऐसा हुआ तो जिंदगी के अब तक के सारे पैमाने बदल जाएंगे और इसी विवेचना के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को 3D सिमुलेशन वर्ल्ड माना जाने लगा है। अब इतनी फास्ट दुनिया में शरीर हमेशा विचारों के साथ कहाँ तक साथ दे पाएगा? कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। फिर भी विचार मंथन तो चलते ही रहते हैं और चलते ही रहेंगे। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विकल्प मिलने पर सभी विचारों को ही प्राथमिकता देना चाहेंगे। जो नहीं चाहेंगे पीछे छूट जाएंगे। आगे की जानकारी के लिए भविष्य का अमृत पार्ट 3 देखें। धन्यवाद। प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।